अम्मा मुझे भी मेले पर जाना है। बचपन में तो तू मुझे लेकर जाती थी, मेरा भी दिल करता है कि मैं वहाँ पर झूले पर बैठूं, हाथों में चूड़ियाँ पहनूं, घूमूं फिरूं। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो क्या मेरे दिल में ख्वाहिशात नहीं है? मैं अम्मा से मुसलसल मिन्नतें कर रही थी। अम्मा ने मेरा हाथ परे झटक दिया। आराम से बैठी रहो, कितनी बार कह चुकी हूँ कि अब तुम बड़ी हो गई हो। जवान जहान लड़कियों का घर से बाहर दन दनाते हुए फिरना तुम्हारे बाप को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब खामोश रहो और वो घर आने वाला होगा। तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात सुनी तो बहुत गुस्सा होगा। तुम जानती हो अपने बाप के गुस्से में उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। अम्मा मुझे मुसलसल खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरा जी चाह रहा था कि मैं भी मेले पर जाऊं। मैं अब 18 साल की हो चुकी थी। अम्मा अब्बा ने मेरे घर से बाहर निकलने पर ही पाबंदी लगा दी। हमारे गांव में मेला था, सब लड़कियां मेले पर जाती थी, मगर सिर्फ मुझे इजाज़त नहीं थी। आज मेरी बचपन की सहेली रुखसाना मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे अपनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ दिखाई, तो आज तो कानों में भी उसने बुंदे पहने थे। मुझसे कहने लगी कि ये मेले से लेकर आई हूँ मैं। फिर उसने बहुत सारी बातें बताई। इतने मज़े मज़े के झूले वहाँ पर थे, बहुत सारी ज्वेलरी थी, खाने पीने की चीज़ें थी, इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियों के मेहंदी के डिज़ाइन थे कि तुम्हें क्या बताऊँ। जबकि मेरे मुंह में ये सब सुनकर पानी आ रहा था। अम्मा से जब मैंने कहा कि मुझे मेले पर जाना है, तब वो मेरी सहेली को गायबाना कोसने देने लगी। अरे वो जब भी आती है तुम्हारे जहन में उल्टे सीधे ख्याल डाल देती है। जब मैंने कहा है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, घर में रहोगी, तब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मना किया है तुम्हारे बाप ने, और मैं उसके साथ जिद लगा कर बैठ जाऊं कि महारानी को घूमने का दिल चाह रहा है। बस बैठी रहो आराम से घर में, घर के कामों में भी दिल लगाओ। अम्मा न जाने क्यों मेरे साथ सौतेलू जैसा सलूक करती। मुझे इतना यकीन था कि अगर अम्मा अब्बा को मनाती तो अब्बा ने मान भी जाना था, क्योंकि अब्बा तो अम्मा की हर बात ही मानता था। ये अम्मा ने अब्बा के जहन में बात डाली थी कि बेटी अब जवान हो गई है, उसे घर से बाहर नहीं भेजना। कितनी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करीबी कस्बे में जाकर पढ़ूं, गो कि मैं जानती थी कि हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि अम्मा अब्बा मुझे आगे पढ़ाने का खर्चा उठा सकें। इसीलिए खामोशी से एक जगह पर बैठी रही थी, अपने दिल की ख्वाहिश को मार दिया। फिर शाम को जब अब्बा घर आए तो भाई उनके साथ खुशी खुशी आया था। एक बैट लेकर आया था। मेरा भाई उस वक्त 12 साल का था और अब्बा ने उसे ढेर सारे खिलौने लेकर दिए थे। मेरे लिए भी वो चूड़ियाँ और मीठी मीठी जलेबियाँ लाया, मगर मेरा उन दोनों चीज़ों से दिल नहीं बहल रहा था। भाई ने जब मुझे मज़े लेकर बताया कि उसने कितने झूले लिए, तब मैं अम्मा से खफा हो गई थी और फिर अपने कमरे में चली गई। मैं बुरी तरह से रो रही थी कि अगर मैं लड़की हूँ और बड़ी हो गई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या ऐसा जुर्म है कि सज़ा मुझे सुनाई जाए? मेरे घर से बाहर निकलने पर ही पाबंदी लगा दी जाए। शाम को मेरी दूसरी सहेली घर आई तो मुझे रोता देखकर कहने लगी, क्या बात है, क्यों इतनी गुमसुम हो? मैंने उसे सारी बात बताई तो वो कहने लगी कि मेला तो साल में एक बार लगता है, आज तो आखिरी दिन है, रात को भी मैं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं उसकी बात सुनकर रो दी कि अम्मा अब्बा मुझे भेजने पर तैयार नहीं है। यह सुनकर वो राजदारी से मेरे कान के पास झुक आई और कहने लगी कि अम्मा अब्बा के सोने के बाद तुम चुपके से घर से बाहर निकल आना, गली के नुक्कड़ पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी और फिक्र मत करो, ये बात वो किसी को भी नहीं बताएगा। तुम्हारे पास पैसे तो है ना? मैंने ज़ोरों शोर से तायीद की, सर हिलाया। मेरे पास पैसे तो थे जो अब्बा गाहे बगाहे मुझे देता तो मैं जमा करती रहती थी। मुझे भी उस मेले का शिद्दत से इंतज़ार था, तभी तो मैंने जी ललचाने के बावजूद भी चटपटी चीज़ें नहीं खाई थी। बस मेले का ही इंतज़ार कर रही थी, मगर क्या फ़ायदा कि जब मेले पर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। और जब मुझे अपनी सहेली से मेले पर जाने की उम्मीद मिली तो मैं फ़ौरन से पुरजोश हो गई। अम्मा भी मेरा बदला हुआ रूप देखकर ठटक कर रह गई थी। अरे क्या बात है, कहाँ तो थोड़ी देर पहले तक तो मुँह बिसोर कर बैठी थी, कहाँ अब चहक रही है? अम्मा से मेरा एकदम बदला रवैया हजम नहीं हो रहा था। क्या है अम्मा, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। अगर मैं खुश हूँ तो भी मसला है, मुंह बनाकर बैठूं तो भी मसला है। मैं करूँ तो क्या करूँ? वो मुझे एक पल को घूरती रही, फिर कहने लगी कि अब तुम घर के कामों में दिल लगाओ, क्योंकि जल्दी तुम्हारी शादी कर देने का इरादा रखते हैं हम। अगले घर जाकर ये काम ही तुम्हारे हिस्से में आने, वहाँ जाकर हमारी नाक मत कटवाना। आज अम्मा की कोई बात भी मुझे बुरी नहीं लग रही थी। फिर गांव के माहौल के मुताबिक
सरे शाम ही सब लोग खाना खाकर अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए थे। चूँकि अब मौसम सर्द हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने सहन में सोने के बजाय कमरों में सोना शुरू कर दिया था। मैं और मेरा भाई एक कमरे में सोते थे, जबकि अम्मा अब्बा दादी के साथ दूसरे कमरे में होते। मैं रात काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। फिर जब मुझे यकीन हो गया कि अम्मा अब्बा सब सो चुके हैं, तब मैं आहिस्तगी से चारपाई से उठी, अपनी संदूक से पैसे गिनकर निकाले और चुपके से घर से बाहर निकल आई। एक पल को मुझे ये एहसास भी हो रहा था कि मुझे यूँ चोरी छुपे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे कम से कम दादी को तो बता देना चाहिए था, क्योंकि दादी अम्मा अब्बा की निस्बत मेरी बात को समझती थी, मुझसे प्यार करती थी। मगर मैं कुछ सोचे समझे बगैर जल्दी से घर से बाहर निकल कर आ गई और गली के नुक्कड़ तक पहुंची। वहाँ पर मेरी सहेली का कोई अता पता नहीं था। मैं हैरान रह गई। उसने तो मुझे कहा था कि वो मेरा इंतज़ार करेगी, मगर न जाने अब तक क्यों नहीं आई। काफ़ी देर मैं वहीं खड़ी रही। मुझे ये भी बेचैनी थी कि कहीं ऐसा न हो कि सब घर के लोग जाग जाएं और उन्हें मेरे बारे में पता चल जाए। मगर मेला देखने की ख्वाहिश इतनी शिद्दत से मेरे दिल में जड़ पकड़ती जा रही थी कि मैं हर चीज़ को भुलाकर उसी तरफ जाने लगी जहाँ मेला लगा हुआ था। मुझे अच्छे से इल्म था कि आज मेले का आखिरी दिन है। अगर मैं आज भी उस मेले पर नहीं जा पाई तो मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। चलते चलते मैं काफ़ी दूर निकल आई और फिर मुझे दूर से रोशनी नज़र आने लगी। मैं पहले से ज़्यादा पुरजोश हो गई। अब मैं तेज़ तेज़ कदमों से भागते वहाँ पर आ गई। वहाँ पर रंग बिरंगे स्टॉल लगे थे, बहुत सारे झूले भी लगे थे। हैरत की बात ये थी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब मेरे लिए अनजान थे। कोई एक भी शनासा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। लड़कियाँ, बच्चे, औरतें, सभी लोग अनजान चेहरों वाले थे जो मुझे देखकर हैरान हो रहे थे और मैं उन्हें देखकर सोच रही थी कि ये कौन लोग हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है आसपास के गांव के लोग हों। ये भी शुक्र था कि मेरे मोहल्ले की कोई जानने वाली औरत यहाँ नहीं थी। अगर मुझे देख लेती तो मेरी अम्मा को बता देती। मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढांप लिया और फिर मैं चलते चलते एक झूले के पास आ गई। कितनी देर मैं उस पर झूले लेते रही। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बार बार घर वालों की तरफ ही ध्यान जा रहा था, कहीं ऐसा न हो कि वो लोग जाग जाएं। मगर फिर मेले की रौनक मुझे अपनी तरफ खींच लेती और साथ ये परेशानी भी थी कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बार बार उस पर झूले ले सकती। न जाने उसका किराया कितना था। जज्बातीपन में आकर मैंने तो किराया नहीं पूछा था। जबकि झूला रुका तो उतरकर मैं नीचे उतर आई। फिर उस आदमी से कहने लगी कि इसका कितना किराया है। उसने गहरी नज़र मुझ पर डाली और एक नौजवान लड़का था वो, जिसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी। वो बहुत दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। कहने लगा कि इसका कोई किराया नहीं है, तुम जितने झूले चाहे ले लो। मैं तो हैरान रह गई कि ऐसा क्यों है। तब वो कहने लगा कि यहाँ पर हर चीज़ फ्री है, क्योंकि हम सब लोग थोड़ी देर में यहाँ से जा रहे हैं। इसी वजह से ये झूले और खाने के स्टॉल सब कुछ फ्री है, तुम जो लेना चाहो ले सकती हो। मैं तो ये सुनकर खुशी से पागल हो गई। आज से पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि आखिरी दिन में सब चीज़ें मुफ्त मिल जाएं। मैंने तो यही देखा था कि जाते टाइम वो डबल पैसों में चीज़ें फ़रोख्त किया करते थे, मगर ये अच्छे थे, इनका दस्तूर निराला था। मैं फिर काफ़ी देर तक झूले लेते रही। फिर एक के बाद एक झूले के मज़े लेकर वहाँ से आने लगी तो तब उस लड़के की मुझे आवाज़ सुनाई दी, मेरी बात सुने। मैं हैरान होकर रुक गई कि कहीं ऐसा न हो कि वो मुझसे पैसे मांग ले। तब मैं उससे पैसे कहाँ से दूंगी। मेरे पास जो पैसे थे वो तो बिल्कुल थोड़े से थे। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, मगर वो मुझे कहने लगा कि आप ऐसे जा रही हैं, आपने यहाँ से कुछ लिया भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं, बस झूले लिए और घर वापस चल दी। वो मुस्कुराते हुए बोला तो मैंने थूक निकला और कहने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो मुझे कहने लगा कि बस इतनी सी बात है, आए मेरे साथ। वो मुझे लेकर मुख्तलिफ खानों के बने हुए स्टॉल पर आ गया। कहने लगा कि इनमें से क्या खाना चाहती हैं आप। मैंने कबाब की तरफ इशारा किया तो उसने कबाब प्लेट में डालकर मेरे सामने पेश किए। वो बहुत मज़े के थे, खुश जायका थे। उसके बाद 2-3 चीज़ें उसने मुझे लेकर दी। मुझे दिल ही दिल में परेशानी थी कि कहीं वो मुझसे इन चीज़ों के पैसे ना मांग ले। मगर जब उसने उन पैसों का जिक्र नहीं किया तो मैं किदरे मुतमईन हो गई थी कि हो सकता है वो बिल्कुल सच कह रहा हो। और फिर उसने मुझे एक स्टॉल से हरी भरी चूड़ियाँ लेकर दी। मैं हैरत से दंग रह गई कि कोई इंसान इतना दिल वाला कैसे हो सकता है। मुझे उसकी आंखों से अजीब खौफ भी आने लगा। ऐसे महसूस होने लगा जैसे वो मुझे पसंद करने लगा है।
और तभी तो वो मेरे लिए यूँ ढेर सारी चीज़ें ले रहा है। अब उसका रुख एक और स्टॉल की तरफ था जहाँ पर दीदा ज़ेब रंगों पर मुश्तमिल ज्वेलरी पड़ी थी। मैं ये अगर ले लेती तो अम्मा को क्या जवाब देती कि ये कहाँ से लाई हूँ। तब मैंने उससे कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अब घर जाऊँगी, ऐसा न हो कि घर वाले जाग जाएं तो मेरे लिए मसला बन जाए। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, फिक्र मत करो, तुम्हारे घर वाले सो रहे होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर मैं अब मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैं सच में कितनी बेवकूफ़ थी, किसी बात को संजीदगी से लेती नहीं थी। अम्मा ने जब मुझे कहा था कि मैं अब घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो चोरी छुपे रात के अंधेरे में मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर यहाँ पर किसी ने मुझे देख लिया तो ऐसा न हो कि वो मुझे बदनाम कर दे। घबराते हुए मैं अपने घर से भागते हुए आ गई, मगर मुझे मुसलसल ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा हो। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और फिर घर के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया। फिर अपने कमरे में आई तो मेरा भाई वैसे ही बेखबर सो रहा था। मैंने वो चूड़ियाँ बक्से में रख दी, खुद बिस्तर पर आकर लेट गई। आंखें बंद करते ही गुजरा हुआ खूबसूरत वक्त आंखों के सामने घूमने लगा। वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। शुक्र था कि कोई जागा नहीं था, वरना आज मेरी खैर नहीं थी। मैंने सोचा कि आज तो मैं बच गई हूँ, मगर आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। मुझे तो अपनी दोस्त शब्बू पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपने भाई के साथ नुक्कड़ पर खड़ी होगी, मगर वो ऐन वक्त पर दगा दे गई। अब जब दोबारा मुझे मिलेगी तो मैं उससे पूछूंगी। अगले दिन अम्मा ने झिंझोड़ कर मुझे उठाया। क्या हो गया है तुम्हें? क्या भांग पीकर सो रही हो? कितनी देर से उठा रही हो? रात को जल्दी सो गई थी, फिर क्यों इतनी देर से उठी हो? अम्मा की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। मैं मारे बंधे बिस्तर से उठी। तबीयत पर सुस्ती सी तारी थी। लेट सोने की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मगर ये बात अम्मा को बताकर मैं चौकन्ना नहीं करना चाहती थी। अम्मा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी और मैं घर का कच्चा आंगन साफ कर रही थी। नाश्ता करने के बाद अम्मा कहने लगी कि आज तुम अपनी किसी सहेली से पता करो कि उसने कपड़े धोने के लिए नहर पर जाना है तो तुम भी उसके साथ चली जाओ। मैं कपड़े धोने के लिए नहीं जा सकूंगी, मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ख़राब है। यह मुशक्क़त तलब काम मुझसे नहीं होता। अम्मा कपड़े धोने के लिए खुद ही जाती थी और साथ मुझे लेकर नहीं जाती थी। घर पर छोड़कर जाती थी और कहती थी कि लड़कियां घर में ही अच्छी लगती हैं। आज पहली बार माँ के मुंह से ये बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी, मगर अपने चेहरे के तासुरात को मैंने कंट्रोल कर लिया। जानती थी कि अम्मा का इरादा बदल भी सकता है। फिर मैंने शब्बू से पूछा तो वो कहने लगी कि मैं भी नहर पर जा रही हूँ, आ जाओ तुम भी। कपड़े लेकर मैं खुशी खुशी नहर पर शब्बू के साथ चली गई। कितने टाइम बाद यूं घर से बाहर निकली थी। अपनी दोस्त के साथ खुलकर बातें करने का मुझे मौका मिल रहा था। शब्बू को मैंने रास्ते में आड़े हाथ तो लिया और कहने लगी कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे भी शाम को ही पता चला कि मेले वाले तो सब कुछ शाम को ही लेकर चले गए। भाई से जब मैंने जिक्र किया कि तुम भी हमारे साथ चलोगी तो वो कहने लगा कि आज तो शाम को ही मेला ख़त्म हो गया है। अगर तुम दोनों ने जाना था तो मुझे बता देते, मैं तुम लोगों को पहले ले जाता। उससे क्या करती कि दोबारा मुझे घर से निकलकर तुम्हारी तरफ आने का मौका ही नहीं मिला, वरना तुम्हें बता देती। शब्बू की बात सुनकर मेरा मुंह तो खुले का खुला रह गया। शब्बू झूठ क्यों बोल रही थी? अगर उसका भाई नहीं माना था या अम्मा ने इजाज़त नहीं दी थी तो वो सच बता देती। उसने ये झूठ क्यों बोला कि मेला शाम को ही ख़त्म हो गया है, जबकि आधी रात तक तो मेला जारी था और मैं खुद वहाँ पर घूमती रही थी। शब्बू की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने उसे साफ साफ जिता दिया कि मैं अकेले ही मेले चली गई थी। वह हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी, फिर ज़ोर से हंस पड़ी। तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा, क्योंकि मेला तो शाम को ही ख़त्म हो गया था। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो नहर पर बाकी औरतों से पूछ लेना। फिर सब औरतों ने भी शब्बू की बात की तायीद की। मेरा मुंह तो हैरत से खुले का खुला रह गया। ऐसा कैसे मुमकिन था? ये सारी औरतें झूठ बोलती। तभी एक औरत कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था कि मेले पर जाना है। मगरिब का खाना खाने के बाद जब मैं उसे लेकर गई तो सब ख़त्म हो चुका था। मैदान साफ सुथरा था, मेले का तो नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा था। उन औरतों की बातें सुनकर मैं अपना सर पकड़ कर रह गई। तो फिर मैं कहाँ चली गई थी? मुझे अब डर लगने लगा था कि क्या मैं किसी और जगह पर चली गई थी। अब मुझे बीती रात की सारी बातें याद आने लगी
कि कैसे उन लोगों ने मुझे मुफ्त में इतने झूले दिए थे, इतना सारा खाना मुझे मुफ्त में मिला था। ऐसे मुफ्त में कोई चीज़ कहाँ देता है? सोच सोच कर मुझे खौफ आ रहा था, मगर मैंने मुश्किल से ही सही अपने चेहरे के तासुरात को काबू में कर लिया था। मैं किसी पर अपनी अंदरूनी कैफियत को जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। फिर जब मैं शब्बू के साथ नहर से वापस आ रही थी तो मैंने रास्ते में उसी झूले वाले को देखा जो एक जगह खड़ा कुछ लड़कों से बातें कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। उसे देखकर मैं ठटक कर रह गई। शब्बू ने मुझे कोनी मारी। यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? उन लोगों की तरफ मत देखो। जानती नहीं हो कि वो गांव के आवारा तरीन लड़के हैं? तुम उनकी तरफ क्यों देख रही हो? तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उसकी बात पर मैं होश की दुनिया में वापस आई। मेरे जहन में शब्बू की बात गूंज रही थी। वो गांव के आवारा लड़के, तो क्या वो लड़का भी आवारा था? मगर मुझे तो उसमें कोई छिछोरापन नजर नहीं आया। और जिस तरह से उसने मेरी मदद की थी वो सब कुछ भुलाए जाने के काबिल नहीं था। खराई तो अम्मा बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मुंह सर लपेटा था। अम्मा को तेज बुखार था। वो अब्बा का इंतज़ार कर रही थी। फिर अब्बा शाम को घर आए तो अम्मा की हालत देखकर वो भी परेशान हो गए। अरे नेक बख्त, क्या हाल बना लिया है तुमने? क्यों अपनी तबीयत इतनी ख़राब कर ली? चलो आओ, तुम्हें हकीम साहब के पास ले चलो। अगर तुम ऐसे बीमार पड़ जाओगी तो हमारा क्या होगा? पूरा घर उलट पलट हो जाएगा। अब्बा और अम्मा में बहुत इत्तेफाक था और मैं अक्सर उन्हें रश्क से देखते हुए सोचती कि क्या मेरा शोहर भी ऐसा ही होगा, एहसास करने वाला, मोहब्बत करने वाला। अम्मा अब्बा के साथ मेरा भाई जुल्करनैन भी जिद करके चल पड़ा। अम्मा ने उसे मना किया था कि तुम्हारी बहन घर पर अकेली है, यूँ शाम के वक्त जवान बहन को अकेले घर में नहीं छोड़ना चाहिए। मगर वो जिद पर अड़ गया कि मुझे भी आपके साथ जाना है। यूँ अम्मा मजबूरन उसे साथ ले गई। दादी भी उस वक्त अपनी बेटी के घर में थी। अम्मा मुझे बार बार ताकीद करती रही कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। उन्हें गए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मैं रसोई में आ गई, क्योंकि आज खाना बनाने से लेकर रोटी बनाने तक सारा काम मैंने खुद ही करना था। तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं हैरान रह गई कि अम्मा अब्बा इतनी जल्दी वापस आ गए। मैंने हस्ब आदत पूछे बगैर दरवाज़ा खोल दिया और सामने वही लड़का खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसे देखकर अपनी जगह पर पत्थर का बुत बन गई। क्या ये लड़का मेरे घर तक पहुंच गया था? अगर मेरे घर वालों ने इसे देख लिया तो? मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। देखिए, अब जो कोई भी है यहाँ से चले जाएं। मेरे अम्मा अब्बा घर पर नहीं है। अगर उन्होंने आपको देखा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। वो बदस्तूर मुस्कुराए जा रहा था। मुझे कहने लगा कि मेरा नाम अरशद है। मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए तुमसे मिलने यहाँ आया था, तुमसे ये पूछने के लिए कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। उसकी इतनी सी बात पर मेरे माथे पर पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे। मैं इनकार से सर हिलाने लगी। जब उसने एक शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया, कहने लगा कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मगर उसमें कोई चीज़ मैं लेना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि अगर अम्मा अब्बा ने इसे देख लिया तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मगर उस लड़के को जैसे किसी बात की परवाह नहीं थी। कहने लगा कि जब तक तुम मुझसे ये नहीं लोगी तब तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा। ऐसे में अगर किसी ने देख लिया तो तुम उसे क्या जवाब दोगी? उसके हाथ में जैसे मेरी दुखती रग आ गई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर शॉपर थाम लिया। तभी अचानक से मेरी नज़र सामने पड़ी। अम्मा अब्बा और भाई तीनों आ रहे थे और मेरा रंग फक हो गया। मैंने कुछ कहे बिना दरवाज़ा बंद कर दिया और शॉपर उठाकर कमरे में छुपा दिया। अब मैं बुरी तरह से डर गई थी। हवास बाख्ता हो गई थी। सोचकर ही मेरी रूह फना हो रही थी कि अम्मा अब्बा ने मुझसे उस लड़के के बारे में सवाल पूछा कि वो कौन था और क्या कह रहा था मुझसे। मैं उन्हें इस बात का क्या जवाब दूंगी? अम्मा तो मुझे जान से मार देगी। फिर अम्मा अब्बा घर आ गए, मगर उन्होंने मुझे उस लड़के के बारे में सवाल नहीं किया। अम्मा ने मुझे महज इस बात पर डांटा कि मैं दरवाज़ा खोलकर क्यों खड़ी थी। मैंने घबराते हुए कहा कि मुझे डर लग रहा था, मैं आप लोगों को ही देख रही थी कि आ रहे हैं आप लोग या नहीं। अम्मा कहने लगी कि इसीलिए तुम्हारे भाई को कहा था कि घर में रुक जाओ, मगर ये कोई बात सुनता ही नहीं। अम्मा अब्बा अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए और मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। आखिर अम्मा अब्बा ने मुझसे उस लड़के के बारे में सवाल क्यों नहीं किया था? वो तो उनके सामने ही वहाँ खड़ा था। उन्होंने उसके बारे में मुझे नहीं पूछा, ना डांटा डपटा। ऐसा कैसे मुमकिन है? एक तरह से मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मैं डांट खाने से बच गई।
दूसरी तरफ हैरत थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर सब लोगों को खाना देने के बाद मैं अपने कमरे में आई तो मेरा भाई अपने बिस्तर पर लेटा सो चुका था। मैंने अपना बक्सा खोला और फिर उसमें से वो शॉपर बाहर निकाल लाई जो अरशद ने मुझे दिया था। शॉपर खोला तो उसमें गरम गरम जलेबियाँ और गरम गरम कबाब पड़े थे। ये दोनों चीज़ें ही मेरी पसंदीदा थी। मैं हैरान थी कि इतनी देर गुजर जाने के बावजूद भी वो दोनों चीज़ें अब तक गरम गरम थी। मेरी भूख यकदम चमक उठी। हालांकि मैंने अच्छे से खाना खाया था, मगर इसके बावजूद अपनी पसंदीदा चीज़ों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। जल्दी से मैंने उन दोनों चीज़ों को ख़त्म करके शॉपर बाहर फेंकने के लिए जैसे ही खिड़की खोली, मेरी ये खिड़की गली में खुलती थी। अक्सर मैं खाने पीने की चीज़ों के शॉपर उस खिड़की से बाहर फेंक दिया करती। जैसे ही खिड़की खोली तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने अरशद खड़ा था, जो कि हमेशा की तरह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैं उसे देखकर बुरी तरह से डर गई। एक नज़र अपने भाई को देखा जो बेखबर सो रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे मुंह से घबराई हुई आवाज़ निकली तो वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें देखने यहाँ आया था, तुमसे ये पूछने के लिए कि तुम्हें ये जलेबियाँ कैसी लगी। ये दोनों चीज़ें मैंने हाथों से बनाई थी, ख़ास तुम्हारे लिए। मैंने फट से खिड़की बंद कर दी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो बार बार उसकी कही बात मेरे कानों में गूंज रही थी। आंखें बंद करती तो उसका हसीन चेहरा आंखों के सामने आ जाता। अपनी इस कैफियत से मैं घबरा गई। समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ गया है। शब्बों की बात बिल्कुल यकीनन दुरुस्त थी। ये कोई आवारा लड़का था और न जाने ये अब कभी मेरा पीछा छोड़ेगा भी या नहीं। आज से पहले तो मैंने इसे कभी भी गांव में नहीं देखा था। शायद उसकी वजह यह थी कि मैं खुद घर से कम बाहर निकलती, इसलिए ज़्यादातर लोगों को मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि शब्बों से इस बारे में पूछूंगी, वो यकीनन इस बारे में जानती होगी, वो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती है। मगर उससे भी इस बारे में बात करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। जब भी वो घर में आती तो अम्मा मेरे पास ही फिरती। न जाने क्यों अम्मा बेटियों के मामलात में बहुत हसास थी। वो मेरी हर एक हरकत पर नज़र रखती। कभी कभी तो मैं झिंझला जाती, अम्मा को कहती कि पता नहीं आप मुझ पर इतना शक क्यों करती हैं। तब वो हंसकर कह देती कि मैं शक नहीं करती, बल्कि मैं एहतियात करती हूँ। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। हमेशा उनकी बातें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। यूँ भी मैं अम्मा अब्बा की निस्बत दादी से ज़्यादा करीब थी। दादी से दिल की सारी बातें करती। जब अम्मा अब्बा ने मुझे आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया तब भी मैं दादी के सामने रोई। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अम्मा अब्बा इतनी इस्तेदाद नहीं रखते, जितनी उनकी हिम्मत है उन्होंने उसके मुताबिक मुझे पढ़ाया। अब मेरी ख्वाहिशात को भी पूरा किया। अब मेरी जो भी ख्वाहिश है मुझे अगले घर जाकर ही पूरी करनी है। दादी मुझे बहलाने की कोशिश करती, जबकि मैं जानती थी कि अगले घर जाकर लड़की की कौन सी ख्वाहिश पूरी होती है। तब तो इंसान जिम्मेदारियों में पड़ जाता है। जिम्मेदारियाँ ही पीछा नहीं छोड़ती, ख्वाहिशें पूरी करना तो बहुत दूर की बात रह जाती है। अभी जब अम्मा ने मेरी शादी का किस्सा छेड़ा तो तब मैं दादी के सामने आकर रोई। दादी, ये सब मुझसे इतनी जल्दी क्यों तंग पड़ गए? अभी मैं इतनी जल्दी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। दादी ने मुझे प्यार से पिचकारा था। देखो, लड़कियों को वक्त पर अपने घर का कर देना चाहिए। यही ज़माने का दस्तूर है और यही समझदार लोगों का वतीरा है। भला पराई अमानत को घर में रखने की क्या ज़रूरत है? अगर ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। दादी ने भी वही बात की जो अम्मा गाहे बगाए करती थी। इसका मतलब ये था कि उन्हें ये उम्मीद थी कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। मैं दादी से भी खफा हो गई थी। दूसरी तरफ उस लड़के ने भी मुझे तंग किया हुआ था। माना कि उसने मेले वाले दिन मेरी मदद की थी और मुझे तोहफे भी दिए थे, जो कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी की बिना पर ले लिए थे, मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो मेरा पीछा ही ले लेता, मुझे मेरी नाक में दम कर देता। समझ नहीं आता था कि अपना मसला किससे बताऊं। अगर किसी सहेली को बताती तो वो भी उल्टा ही मुझे ही बेइज्जत कर देती। हर रात को जब मैं सो रही होती तो खिड़की पर खटके की आवाज़ सुनाई देने लगती। मैं बुरी तरह से परेशान हो जाती कि कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई की आंख खुल जाए। अगर इसकी आंख खुल गई और इसने खिड़की खोलकर बाहर अरशद को खड़े देखा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं किस कमाश की लड़की हूँ। वो सब लोग तो यही समझेंगे कि उनका मेरे बारे में जो डर था वो दुरुस्त था। मैं उन सब बातों से खाइफ होकर जल्दी से खिड़की खोल देती तो मुस्कुराते हुए वो मुझे गहरी नज़रों से देखने लगता। तुमने अपना दीदार करवाने में इतनी देर क्यों कर दी?
اس کی بات پر میں جھنجھلا جاتی۔ دیکھو میں ایک شریف لڑکی ہوں، میرے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو جانتے ہو کہ میری عزت کا تماشا بن جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا انیلا، فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی بدنام نہیں ہونے دوں گا، بلکہ ہر موڑ پر تمہاری مدد کروں گا، تمہارے کام آؤں گا۔ تم میری بات پر، میرے وعدے پر یقین کرو۔ نہ جانے کیا تھا اس کے انداز میں کہ میں اس کی بات پر یقین کر گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ ایسا اس طرح سے مت آیا کرو، جب تم آدھی رات کو یوں کھڑکی پر دستک دیتے ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے، یہ سوچ کر اگر میرے بھائی کی آنکھ کھل گئی اور اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ تب وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ چلو وعدہ رہا، آج سے میں اس طرح سے تمہارے سامنے نہیں آیا کروں گا جس سے تمہیں پریشانی ہو، تمہیں بدنامی کا خوف ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور سکھ کا سانس لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جو اس شخص نے کہا ہے اس کی باتوں میں کسی حد تک سچائی ہے۔ اب دوبارہ کبھی مجھے کسی بات کے لیے تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے دیکھا اماں بہت زیادہ پریشان اور اداس نظر آنے لگی تھی۔ دادی انہیں تسلیاں دیے رکھتی، جو ہماری بچی کے نصیب میں ہوگا بہو سے مل جائے گا، تم خود بھی پریشان اور بچی کو بھی پریشان کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دادی اور اماں کو آخر مسئلہ کیا ہے، وہ میری وجہ سے اتنا کیوں پریشان تھی۔ پھر ایک دن اس کا راز بھی کھل گیا جب میں نے اماں اور دادی کو آپس میں باتیں کرتے سنا کہ خالہ نے کتنے ٹائم سے میری اماں کو یہ لارا لگا کر رکھا تھا کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے بیاہ لے کر جائیں گی، مگر اب انہوں نے کسی اور لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی جو کہ ایک زمیندار گھرانے سے تھی۔ جہیز کے لالچ میں انہوں نے اپنے بیٹے سے بڑی عمر کی لڑکی سے اس کا بیاہ رچا دیا۔ دادو نے کوسنے دیتے نہیں تھک رہی تھی۔ مجھے سن کر سکھ کا احساس ہوا، مجھے اپنا وہ خالہ زاد ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا۔ اب جب میں نے سنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو میں نے بھی اطمینان کا سانس لیا، مگر اپنی یہ خوشی میں نے دادی اور اماں پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس بات سے ان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ مجھے بھی باتیں سنانے لگتی۔ اب اماں کو ایک نئی ٹینشن لاحق ہو گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ دادی کے ساتھ میرے رشتے کی بات کرنے لگی تھی۔ دادی بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملا کر کہتی کہ لڑکی کی یہی عمر ہے، اب اسے گھر بار کا کر دینا چاہیے۔ ان کی باتیں سن کر میں سوچ کر کرتی رہتی کہ پتہ نہیں یہ دونوں خواتین میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور پھر اماں نے مشہور زمانہ سغرا بوا کو گھر میں بلانا شروع کر دیا۔ اب وہ طرح طرح کے لوگوں کو لے کر گھر میں آتی اور جھنجھلا کر رہ جاتی۔ میں طرح طرح کے لوگوں کے سامنے مجھے آنا پڑتا۔ یہ بات مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ اور پھر انہی دنوں بوا جن لوگوں کو لے کر آئی تھی انہیں دیکھ کر میں مروب ہو گئی تھی، کیونکہ وہ آس پاس کی دیہاتی عورتوں کی طرح کی خواتین نہیں تھی، بلکہ وہ شہر کی پڑھی لکھی با پردہ خواتین تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے خود سے لپٹا لیا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ہمیں ایسی ہی معصوم لڑکی کی خواہش تھی، ہمارے بیٹے کی ایسی ہی پسند ہے۔ اور ان کی لگاوٹ بھری باتیں سن کر اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کبھی مجھے ان کے ساتھ روانہ کر دیں۔ ان خواتین کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے پسند کر لی ہے، اب وہ جلدی مجھے اپنے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور پھر چند دن کے بعد وہ دوبارہ گھر میں آئی۔ انہوں نے پسندیدگی کا عندیہ دے دیا۔ امی ابو نے روایتی طور پر ان سے کچھ سوچنے کا وقت لیا۔ دراصل وہ میرا اتنی دور شہر میں رشتہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے، جبکہ میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ میری برسوں پرانی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے شہر میں رہنے کا شوق رکھتی تھی۔ مجھے جب بھی آگے پڑھنے کی خواہش ہوتی تو امی اور دادی یہی بات کہتی تھی کہ ہم کون سے شہر میں رہتے ہیں جو تمہاری تعلیم کی خواہش کو پورا کریں۔ گاؤں میں تو اتنی سہولیات ہیں ہی نہیں، اچھے کالج یہاں پر قریب نہیں ہیں، تمہارے باپ کی اتنی آمدن نہیں ہے۔ جبکہ یہ سن کر میں ہمیشہ کی طرح منہ بسور کر رہ جاتی۔ ان دونوں خواتین کے علاوہ اس گھر کا کوئی فرد میں نے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اپنے ہونے والے شوہر کو میں نے تصور کی حد تک ہی محض دیکھ رکھا تھا، چونکہ میں جانتی تھی کہ یہی گاؤں اور خاندان کا دستور ہے، اسی لیے یہاں اپنے دل کی بات کو زبان پر آنے سے میں روک رہی تھی، ورنہ تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں ایک بار اس انسان کو دیکھوں جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے، وہ کیسا دکھتا ہوگا، کیسے بات کرتا ہوگا۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجائے تھے۔ ان سپنوں نے خوف کا روپ اس دن دھارا جب میری دادی کچھ دن رہنے کے لیے پھپھو کے گھر میں گئی اور اماں میری شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف تھی۔ اس دن میں گھر میں اکیلی تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ارشد کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں اس انسان کو کیسے بھول گئی تھی؟ یہ انسان تو میری زندگی میں کسی عذاب کی طرح داخل ہو گیا تھا۔
آج بھی اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ دیکھو، اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ گاؤں کے محلے کے یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ اب تو میری شادی ہونے والی ہے، اب تو مجھے بخش دو۔ اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے میلے پر تمہاری مدد لے لی، مگر اب تو تم نے میرا پیچھا ہی لے لیا ہے۔ مجھے بخش دو، معاف کر دو۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو، مگر میری زندگی کو یوں برباد مت کرو کہ تمہارے آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ اس حد تک مجبور مت کرو کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ کر موت کی دعائیں مانگنے لگوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ آج میرے سسرال والوں نے شام تک آنا تھا، اس لیے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ وقت سے پہلے آ جائیں اور کہیں اس انجان لڑکے کو میرے ساتھ بات کرتا دیکھ کر مجھے غلط نہ سمجھنا شروع کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے تو میرے اماں ابا کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں یہ سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے افسردہ نظر مجھ پر ڈالی۔ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا، میں نے تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا، میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے اندر کی معصومیت نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا۔ تم انسانوں میں یہ بات بہت کم لوگوں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خیر، یہ تحفہ تمہاری شادی کے لیے میں لے کر آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ تحفہ پسند آئے گا۔ میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری کبھی بھی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا، کیونکہ جب تک میں یہ شاپر نہ لیتی اس نے وہاں سے ہلنا نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ اس میں بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی، تبھی وہ لڑکا واپس چلا جائے گا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے گا۔ کسی انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے یکدم غائب ہوتا دیکھنا میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں بری طرح سے دہل گئی تھی، تھکے ہارے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تو بستر پر بیٹھ گئی۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان کیسے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا پھر یہ حقیقت تھی؟ میں اس کو سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اور شاپر میں نے خاموشی سے اپنے بکسے میں ڈال لیا۔ ابھی تک میں نے اسے کھول کر دیکھا تک نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، مگر مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ شام تک میں بری طرح سے بخار میں تڑپ رہی تھی۔ اماں گھبرائی، گھر آئی تو مجھے بخار میں تڑپتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہو گیا انیلا تمہیں تو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئی تھی، بخار کیوں چڑھا لیا تم نے؟ اماں پریشان ہو گئی اور مجھے دوا دے کر آرام کرنے کا بول کر باہر چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکے کا یکدم غائب ہونا گھوم رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کوئی عام انسان تو ہو نہیں سکتا تھا، نہ جانے وہ کون تھا، جن تھا یا کسی دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ اب مجھے وہ رات بھی یاد آ گئی تھی جب میں اس سے میلے پر گئی تھی۔ مجھے کتنا کچھ عجیب اور انوکھا لگ رہا تھا۔ سب عورتوں کا کہنا تھا کہ میلہ تو شام کو ہی ختم ہو گیا، تو پھر جس جگہ پر تم گئی تھی وہ کون سی جگہ تھی؟ وہاں پر سب اجنبی لوگ تھے جن کا میں نے چہرہ تک دیکھا نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوتی رہی، مگر اس بات کا ذکر امی سے نہیں کیا۔ امی ابو کو اس بات کا اطمینان تھا کہ میرے سسرال والوں نے جہیز نام کی کوئی چیز بھی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ میری اماں کو کہنے لگے کہ ہمیں بس اپنی لڑکی سے غرض ہے، آپ ہمیں لڑکی دے دیں، سمجھیں کہ دنیا جہان کی دولت آپ نے ہمیں دے دی، کیونکہ جتنی اچھی آپ نے اس کی تربیت کی ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بہترین تحفہ نہیں ہو سکتا۔ ابو امی مجھے کہنے لگے کہ تم اپنے سسرال والوں کی قدر کرنا، ایسے خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتے ہیں۔ پھر میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ اس دن بکسے سے امی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ وہ شاپر لگ گیا۔ وہ حیرت سے شاپر کھول کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس شاپر کے بارے میں بھول چکی تھی۔ اب میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہ جانے اس شاپر میں کیا تھا جو وہ لڑکا مجھے دیکھ کر گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں رسوا ہو جاؤں۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اماں کی حیرت بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یہ یہاں پر کون رکھ کر گیا ہے انیلا؟ اماں کی بات سن کر میں نے آنکھیں کھولی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا جس میں بہت خوبصورت زیورات تھے۔ اماں حیران تھی کہ میرے بکسے میں یہ زیورات کہاں سے آ گئے۔ اب میں اماں کو سچ بتاتی تو اماں نے مجھے جان سے مار دینا تھا کہ میری غیر موجودگی میں تم کسی غیر لڑکے سے تحفے لیتی پھر رہی تھی۔ اگر کل کو اس لڑکے نے میری زندگی اجیرن بنا دی تو کیا ہوگا؟ تب میں نے اماں سے صاف جھوٹ بولا اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ یہاں پر کس نے رکھا ہے۔ اتنے میں دادی بھی کمرے میں آ گئی۔ اماں نے انہیں جب یہ بات بتائی
تو دادی بھی حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ یہ خدا کی طرف سے میری بیٹی کے لیے انعام ہے، تم یہ اس کی شادی کے لیے رکھ دو، اسی کو دے دو، اللہ بخشے میری مرحوم اماں کو، انہیں بھی اسی طرح غائب سے تحفے ملتے تھے، مجھے لگتا ہے یہ اسی کا تحفہ ہے اور اللہ نے غیب سے انتظام کیا ہے۔ تم اکثر کہتی تھی نا کہ میں نے بیٹی کو سونے کے نام پر چھلا تک نہیں دیا، اب دیکھو کیسے غائب سے بندوبست ہو گیا ہے۔ اماں اور دادی بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اب میری بھی ان کے سوالات سے جان چھوٹ گئی تھی۔ انہی زیورات کے ساتھ ایک خوبصورت سا سوٹ بھی تھا جو کہ بہت قیمتی تھا۔ میں جب اپنے سسرال آئی تو اماں کی بات بالکل سچ ثابت ہوتی معلوم ہوئی، یہ سب لوگ واقعی بہت اچھے تھے، میرا احساس کرنے والے، قدر کرنے والے۔ اماں کی یہ بات بالکل درست تھی کہ میں بہت خوش قسمتی سے اتنے اچھے اور قدر کرنے والے لوگوں میں جا رہی ہوں، ورنہ میں نے دیکھا تھا کہ اچھی سے اچھی لڑکیاں بھی سسرال جا کر رل کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر اور سسرال والے ان کی بالکل قدر نہیں کرتے تھے، انہیں تو وہ ملازموں سے زیادہ حیثیت دینے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر جیسے ہی میں نے زیورات کا ڈبہ باہر نکالا، اس دن میری ساس بھی ان زیورات کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، تمہاری اماں ابا نے کہاں سے بنوائے ہیں یہ تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے۔ تب میں نے انہیں بھی جیسے تیسے کر کے ٹال دیا تھا۔ زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ کتنے وقت بعد جا کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ لڑکا جس سے میں اتنا خوف کھاتی پھر رہی تھی کہ وہ مجھے بدنام کر دے گا، میرا تو وہ تماشا بنا کر رکھ دے گا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک جن زادہ تھا جو میری غربت اور میری معصومیت کی وجہ سے ہی میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ تو ایک بہت نیک جن زادہ ہے، اس کا میری زندگی برباد کرنے کا یا ایسا کسی بھی قسم کا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے۔ وہ چپکے سے میری زندگی میں شامل ہوا اور میری نظروں سے اوجھل ہو کر میرے لیے تمام تر راستے ہموار کرتا رہا۔ میری اس نے بہت زیادہ مدد کی تھی، زندگی کے ہر موڑ پر میرے کام آیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کا شکریہ کیسے ادا کروں، جس نے میری زندگی کو سنوار دیا، جس نے میری زندگی سے تمام تر محرومیوں اور مشکلات کو نکال دیا تھا۔ اس جن زادے کی اس چپکے سے مدد کرنے سے میری زندگی میں بہت ساری آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو چکی تھی۔ بچوں کی پیدائش نے مجھے اس کے بعد گھرداری میں مصروف کر دیا۔ مجھے تو شادی کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی ہی فرصت نہیں ملتی تھی، مگر جب بھی کبھی میں گھر سے اکیلے ہوتی تو مجھے اپنے بچوں کے اکیلے میں بھی ہنستے ہوئے کلکاریاں سن کر یہ اطمینان ہو جاتا تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ اس وقت جو ہستی موجود ہے انہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ جس طرح سے اس نے میری ذات کو میرے لیے معتبر بنایا ہے وہ میرے بچوں کے لیے بھی ایسا ہی مثبت سوچ رہا ہے۔ اکثر ہی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو میرے بچے اپنی جگہ سے غائب ہوتے۔ شروع میں تو میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میں انہیں واپس اپنی جگہ پر موجود دیکھتی تو میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ رینگ جاتی تھی، کیونکہ مجھے اب بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بچوں کو کسی سے کوئی کسی قسم کا بھی خطرہ نہیں ہے۔